बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आप सभी को आज महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव जी और माँ पार्वती आपकी माँ पार्वती जी आपके जीवन में जितने भी आपको जो चाहिए आपको सब मिले, मेहनत कीजिए बस। तो बिना किसी देरी के आज का हमारा टॉपिक था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इससे पहले का हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। आपने नहीं देखी है तो आप इस चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, प्रॉपर बनी हुई है, ठीक है। इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस, पहले के सेक्शन में आपने पढ़ा है कि जो इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस डीएनए में जिससे हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का पता चलता है, ठीक है। तो दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जो जेनेटिक मेकअप होता है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो कहाँ पर होता है? वो उसके डीएनए के सीक्वेंसेस में होता है। अगर दो इंडिविजुअल अलग हैं तो उनका जो डीएनए सीक्वेंस होगा वो भी अलग होगा, एटलीस्ट कुछ जगह पे अलग होगा, ठीक है। ये जो एजम्पशंस हैं लेड टू द क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग आउट। अब यही जो एजम्पशंस लगाए गए, इन्हीं की वजह से ढूंढा गया, एक शुरुआत हुई खोजने की कि पूरा कंप्लीट डीएनए जो सीक्वेंस होता है ह्यूमन जीनोम का वो खोजने की। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, और फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो टेक्निक्स हैं उनकी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया था कि आइसोलेट कर पाएँ हम डीएनए के किसी भी पीस को, क्लोन करना मतलब एग्जैक्ट उसकी कॉपी बना पाएँ, एंड अवेबिलिटी ऑफ सिंपल और फास्ट टेक्निक ताकि हमें डीएनए के सीक्वेंसेस का पता चल पाए। और एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट, ठीक है, ह्यूमन जीनोम को लेकर आया गया, जो कि लॉन्च किया गया आपका 1990 में, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये, इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला गया था, जो आपको अभी पता चल जाएगा कि इसको मेगा क्यों बोला गया। यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड और जो रिक्वायरमेंट थी इस प्रोसेस की। आप जो एम्स हमने लिखे आप उससे पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन जीनोम जो है, कहा जाता है कि उसमें अप्रोक्सीमेटली आपके 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग, ये यूएस डॉलर में है, 3 पर बेस पेयर, ठीक है। तो एस्टिमेटेड जो टोटल कॉस्ट था वो 9 बिलियन यूएस डॉलर गया है, ठीक है। और फर्दर इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंसेस, अगर हम उसे स्टोर करेंगे या तो बुक्स में टाइप फॉर्म में, तो इट एंड इट ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन इफ, और अगर हर जो पेज है बुक का उसमें अगर 1000 लेटर्स हैं, ईच बुक कंटेन 1000 पेजेस, देन ऐसी 3300 मतलब 3300 बुक्स हमें चाहिए होंगी सिर्फ एक सिंगल ह्यूमन सेल के इंफॉर्मेशन जो डीएनए सीक्वेंस है उसको स्टोर करने के लिए। द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा, इतना ज़्यादा डाटा उम्मीद है कि जनरेट होगा। ऑल्सो नेसेसिटेटेड द यूज ऑफ, और फिर इसी की वजह से हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, ताकि डाटा को स्टोर किया जा सके, रिट्रीव किया जा सके और उसको एनालाइज किया जा सके। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा आपका क्लोजली एसोसिएट है किसके साथ? जो बायोलॉजी में जो नए एरा की डेवलपमेंट हो रही है जिसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या क्या गोल्स थे जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। तो इसका देखो, सबसे पहला गोल है आइडेंटिफाई करना है 20 से 25 हजार जो जीन्स हैं ह्यूमन के डीएनए में, ठीक है। उसके बाद पता लगाना है सीक्वेंसेस, जो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स हैं जो कि ह्यूमन का डीएनए बनाती हैं। उसके बाद इन इंफॉर्मेशन को हमें डाटा बेसिस में स्टोर करना है और टूल्स को इम्प्रूव करना है ताकि वो इस डाटा को एनालाइज कर पाए और हमें इंफॉर्मेशन मिल पाए। और फिर उसके बाद हमें ये जो डाटा मिलेगा उनको हमें दूसरे सेक्टर्स में ट्रांसफ़र भी करना है। एड्रेस द, जो भी एथिकल प्रॉब्लम का मतलब कोई भी अगर मोरल प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कोई भी इशू आता है, लीगल हो गया, सोशल, जो इस प्रोजेक्ट से हो सकता है उसको भी एड्रेस करना है, उसका भी जवाब देना है। अब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो 13 साल का प्रोजेक्ट था, जिसको कोऑर्डिनेट किसने किया है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ।
ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स जो ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है उसका जो स्टार्टिंग के जो ईयर्स थे उसमें जो वेलकम ट्रस्ट है यूके का वो एक मेजर पार्टनर बना, और उसके बाद आपका एडिशनल कंट्रीब्यूशन जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और भी जगह से आया था। ये प्रोजेक्ट हमने देखा था 1990 में शुरू हुआ था और 2003 में ये कंप्लीट हुआ था। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशंस, जो डीएनए वेरिएशन का जो भी इफेक्ट होगा उसकी जो नॉलेज है इंडिविजुअल्स में, उससे क्या हो सकता है, बहुत तरीके के रिवॉल्यूशनरी मतलब एक क्रांति आ सकती है, न्यू तरीके खुल सकते हैं कि कैसे हमें ट्रीट करना है, कैसे हमें पहचानना है बीमारी को, ताकि जो थाउजेंड्स ऑफ जो भी बीमारियां वगैरह होती हैं, डिसऑर्डर्स जो ह्यूमन बींग को अफेक्ट करती हैं, उसको हम लोग इम्प्रूव कर पाएं या उसको हम लोग सुधार पाएं। ठीक है, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लूज ताकि हम ह्यूमन बायोलॉजी को समझ पाएं, लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंस, जिससे कि हमें कैन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज, जिससे दैट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड द सॉल्विंग चैलेंजेस, जो हमें हेल्थ केयर और जो एग्रीकल्चर और जो एनर्जी प्रोडक्शन, इनमें जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोग वो कर सकें। और जो बहुत सारे नॉन ह्यूमन मॉडल हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, केनहॉर हैबिडिटस एलिगेंस जो कि एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है, ड्रोसोफिला हो गया जो कि आपका फ्रूट फ्लाई है, प्लांट्स में आपका राइस, इनको भी सीक्वेंस किया गया। अब हम देखेंगे मेथडोलॉजीज। अब जो मेथड्स हैं इसमें आपके दो मेजर अप्रोच हैं। सबसे पहला एक अप्रोच जो कि फोकस करता है कि हम ना सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करें और दैट आर एक्सप्रेस्ड एज अ आरएनए, जो आरएनए की तरह एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, हम उन सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करें और उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ठीक है, हमारे पास दो अप्रोचेस थे, जिसमें पहला अप्रोच क्या कहता है कि आप सारे के सारे जीन को आइडेंटिफाई करो जो एज अ आरएनए एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा है कि अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच, कि आप सिंपली पूरे सेट को ही आप क्या कर दें, चाहे उसमें कोडिंग नॉन कोडिंग सबको ही आप सीक्वेंस कर दें और बाद में आप अलग अलग रीजन असाइन करें उस सीक्वेंस के फंक्शन के साथ। तो इसको हमने बोला सीक्वेंस एनोटेशन, कि हम उस पर क्या करेंगे, उनको उनका फंक्शन असाइन करने का काम करेंगे। फॉर सीक्वेंसिंग जो टोटल डीएनए है सेल का उसको आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, जैसे ये पूरा आपका डीएनए है तो इस पूरे को सबसे पहले क्या किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेट करने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके इसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, एंड क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट स्पेशलाइज्ड वेक्टर का यूज करके। अब जो क्लोनिंग है रिजल्टेड इनटू, क्लोनिंग से क्या होगा, हर पीस जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में वो बढ़ जाएगा। अब जो कॉमनली हम होस्ट यूज़ करते हैं वो या तो बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं, और जो वेक्टर यूज़ करते हैं, अगर बैक्टीरिया वाला आपने होस्ट लिया है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और अगर ईस्ट वाला आपने होस्ट लिया है तो आप उसके लिए वेक्टर यूज़ करेंगे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उसके बाद जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको आप डीएनए सीक्वेंसर, ये एक मशीन है, इसकी मदद से आप क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे, जो बेसिकली काम करता है किसके प्रिंसिपल पे, एक प्रिंसिपल जिसको डेवलप किया था फ्रेडरिक सैंगर। ठीक है, रिमेंबर सैंगर को क्रेडिट दिया जाता है, इन्होंने मेथड्स डेवलप किए कि हम कैसे प्रोटीन्स का पता लगा सकते, कैसे अमीनो एसिड्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्रोटीन्स में। उसके बाद ये जो सीक्वेंसेस है इनको अरेंज किया जाता है इनके ओवरलैपिंग रीजन्स के बेसिस पे। जैसे देखो ओवरलैपिंग रीजन्स आप समझते होंगे ना, जैसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया तो ये सीक्वेंस है ATGC ऐसे करके होगा, फिर जो दूसरा वाला सीक्वेंस होगा उसमें GC यहाँ से आ रहा होगा तो GCTA ऐसे करके कुछ दूसरा है, तो ये आपस में जो ऐसे करके ओवरलैप करेंगे ना उनको आइडेंटिफाई करते हैं ये पहले। ठीक है, उसके बाद वो जो दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट सीक्वेंसिंग के लिए, उसके बाद अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंस वॉज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए इसके लिए आपके कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स डेवलप किए गए हैं जो कि क्या करेंगे, उनको असाइन किया जाएगा टू ईच क्रोमोसोम, मतलब उसको पहचान के फिर उसको क्रोमोसोम वो असाइन किया जाएगा।
These sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosome. अब जो सीक्वेंसेस इसमें ना इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो क्रोमोसोम 1 था ना, जो पहला क्रोमोसोम था, उसके जो सीक्वेंसेस हुए थे वो आपके अकेले खुद वो मई 2006 में कंप्लीट हुए थे. दिस वॉज द वन ऑफ द लास्ट 24 ह्यूमन क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम एंड एक्स वाई. अब जैसे आपको पता है कि हमारे में कितने टोटल होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, लेकिन इसमें 24 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों को सेपरेट कंसीडर किया गया है. तो 22 आपके ऑटोसोम्स प्लस आपके ये 2 सेक्स क्रोमोसोम जिसमें एक्स और वाई को अलग अलग कंसीडर किया हुआ है. ठीक है. और उसके बाद फिर दूसरा जो चैलेंज था वॉज असाइनिंग द जेनेटिक और फिजिकल मैप की जिनों में ये कहाँ पे लाई करते हैं इनको, वो थोड़ा चैलेंजिंग टास्क था. और उसको फिर जनरेट किया गया बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन जो कि आपका पॉलीमॉर्फिज्म. मॉर्फ होता है फॉर्म, या फिर आप वेरी उससे याद कर सकते हैं, जैसे हम पॉली मतलब होता है बहुत सारे, और मॉर्फ मतलब वैसे तो फॉर्म होती है. ठीक है. तो आप वैसे देख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन के लिए होता है, कि जो आपस में अलग अलग वेरिएशन है. ठीक है. कुछ आपके रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस हैं जिनको हम माइक्रोसैटेलाइट्स बोलते हैं. इन सबको हम नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी. ठीक है. आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे. थैंक यू सो मच. अपना ध्यान रखिएगा और आई होप आपके जो पेपर चल रहे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे होंगे. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.